हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सारी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं, खुद से अटैम्प्ट भी करना है और फिर इसका आंसर मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 1948 का जो एक्ट है, ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इस एक्ट के अंदर कौन से बेनिफिट नहीं मिलते हैं एम्प्लॉय को, या ये एक्ट कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है एम्प्लॉय को, ये पूछ रहा है हमसे। पहला ऑप्शन है सिकनेस बेनिफिट, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ऑप्शन सी चिल्ड्रन अलाउंस और ऑप्शन डी डिसेबलमेंट बेनिफिट। गिवन ऑप्शन में से कौन सा बेनिफिट ये एक्ट प्रोवाइड नहीं करता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिल्ड्रन अलाउंसेस। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटैम्प्ट करना है, फिर आप रिज्यूम करके आप आंसर देख सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको फील होगा कि आप खुद से ट्राई कर रहे हो, तो चीज़ें आपको, क्वेश्चन आपको याद भी रहेंगी इस तरीके से। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे पहली बात ये कि बेनिफिट और कौन कौन से हैं। क्या ये एक्ट सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबलमेंट बेनिफिट ही देता है? इसके अलावा भी देता है। इसके अलावा भी है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट। अगर आपका कोई भी पर्सन एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर है, या बहुत सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में जो 2 पर्सन काम करते हैं, उनके वहाँ तो ये एक्ट एप्लीकेबल है, उनको बेनिफिट मिलता है इस एक्ट का। तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके आसपास कोई हो तो उनको ईएसआई हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा। ईएसआई हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जनरली ये। तो ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो ये एक्ट जो है मेडिकल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है उस पर्सन को और पर्सन की फैमिली को भी। ठीक है, उस पर्सन को भी, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉय की फैमिली को भी मेडिकल बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा सिकनेस बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, डिसेबल बेनिफिट है और मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है इस एक्ट के अंडर। इसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंस, डेथ के बाद जो खर्च होता है, वो खर्च के एक्सपेंस भी इस एक्ट से प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग अगर करनी है एम्प्लॉय को, तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो भी इस एक्ट से कवर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ एन एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कौन है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए एम्प्लॉय हु इज़ माइनर, वो एम्प्लॉय जो कि बच्चा है, माइनर है एक तरीके से। ऑप्शन बी है एम्प्लॉय हु इज़ नॉट लाइबल अंडर द एक्ट टू पे कंट्रीब्यूशन, ऐसा एम्प्लॉय जो कि लाइबल ही नहीं है, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी ही नहीं बन रही है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन पे करे। ऑप्शन सी माइनर एम्प्लॉय हु इज़ नॉट लाइबल अंडर द एक्ट टू पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, या वो कोई माइनर एम्प्लॉय जो कि अपना कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए लाइबल नहीं हुआ है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपको ट्राई करना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है एम्प्लॉय हु इज़ नॉट लाइबल अंडर द एक्ट टू पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का इस एक्ट में डेफिनेशन दिया हो, और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ही है कि एम्प्लॉय हु इज़ नॉट लाइबल अंडर द एक्ट टू पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन कब नहीं पे करता है, तो ये भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है उस तरह का, एम्प्लॉय कब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं पे करता और कब वो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय बन जाता है। ठीक है, इस केस में इसका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। आपको याद रखना है एम्प्लॉय कौन होता है यहाँ पे। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की बात हम आगे करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय कौन होता है? तो एनी पर्सन, कोई भी एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेज, जो सैलरी के लिए काम कर रहा है, पैसों के लिए काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, चाहे डायरेक्ट काम कर रहा है चाहे इनडायरेक्ट काम कर रहा है, चाहे उसको डायरेक्टली ज्वाइन करवाया गया है या वो किसी कंट्रैक्टर के थ्रू ज्वाइन हुआ है, नो मैटर, फिर भी वो एम्प्लॉय होगा। ठीक है, कौन एम्प्लॉय नहीं होगा? तो नेवी, आर्मी जो मिलिट्री होते हैं वो, और एयरफोर्स। तो ये तीनों पर जो है सोल्जर हमारे, ठीक है, वो तीनों ही एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिनकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा होती है वो भी एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखनी है, 21,000 तो है एम्प्लॉय के लिए कि जिसकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा होगी वो एम्प्लॉय नहीं होगा, लेकिन डिसेबलमेंट जो जिसकी हो जाती, जो डिसेबल एम्प्लॉय होता है उसके केस में 25,000 है, ये लिमिट आपको याद रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीपी अडरकर कमेटी रिपोर्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। बीपी अडरकर कमेटी रिपोर्ट, जो कमेटी जो बैठी थी, इस कमेटी के बाद कौन सा एक्ट बना, लेजिस्लेशन में आया, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ऑप्शन बी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, या ऑप्शन डी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसका वैसे तो आपको इस वीडियो में इसका आंसर दिख ही रहा होगा, क्योंकि हम एक्ट ही वही कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो था वो बीपी अडरकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही लेजिस्लेशन में आया, ठीक है। तो हुआ क्या था जनरली कि जो बीपी अडरकर कमेटी थे, ठीक है, कमेटी जो था उसने रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन देने के बाद गवर्नमेंट ने इसे बिल बना के इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस किस नाम से किया था, वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल, ठीक है। वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दे दी थी 1943 को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो एक्ट था ना, वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल, ये जो बिल था, ये जो एक्ट बनने वाला था, ये शुरुआत थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन माइलस्टोन एक्ट है या कौन पायनियर है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट या वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल, ठीक है। यही दोनों नाम सेम ही है। तो इस बीपी अडरकर ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद बिल इंट्रोड्यूस हुआ, वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल। ये जो बिल था ये सोशल सिक्योरिटी के लिए बिगनिंग थी, शुरुआत थी। और ये बिल जब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी, सिलेक्ट कमेटी के पास गया, तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बिल रख दिया जाए, और बाद में ही ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बिल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बन गया 1948, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टोरी है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट इज, ESI एक्ट इज, कह रहा है एम्प्लॉय का जो शेयर है ना, क्योंकि ESI में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर जाके एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी 0.7%, ऑप्शन सी 1.7%, या ऑप्शन डी 4.7%, ठीक है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पूछ रहा है कितना है, तो इसका राइट आंसर, अगर आप एक्ट के अकॉर्डिंग जाओ तो इसका राइट आंसर बनता है 1.75%, ठीक है। ये इतना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ESI में, ठीक है। तो एम्प्लॉय का इतना हुआ, एम्प्लॉयर का कितना हुआ, एम्प्लॉयर का हुआ 4.75, याद रखना है आपको, 4.75% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू ESI एक्ट 1948। क्या ये एब्सोल्यूट है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, अलग अलग चेंजेस भी है इसमें। जैसे अगर कोई नई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई नई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो अलग है। एम्प्लॉय को वहाँ पे 1% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और एम्प्लॉयर को वहाँ 3% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे थोड़ा छूट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जहाँ आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके अलावा जहाँ एम्प्लॉय की डेली वेज, एम्प्लॉय का डेली वेज 137 रुपये 137 डेली वेज हो, इतना उससे कम हो, उस पर्सन को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है ESI में, ये बात आपको याद रखनी है। तो जहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता हो, जहाँ पे लायबल ही नहीं हो, वो एम्प्लॉय कौन हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। अच्छा, पहले ये तो बात कि 137 से कम और ज़्यादा इतना हो तो पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन पे करेगा, यानी कि एम्प्लॉयर भी नहीं करेगा, एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर शायद गूगल पे सर्च करो, ठीक है, आप भी करो, तो आपको इसके आंसर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कहीं पे 1.75 है, कहीं पे 1% है, और कहीं पे 0.75% भी है, ठीक है। तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 13 जून को, ठीक है। तो 13 जून को आज ही एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, आप जाके पढ़ भी सकते हो। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोविड रिलीफ के तहत एम्प्लॉय का
कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी घटा के कम कर दिया। ठीक है, तो कितना कर दिया है, तो आज के टाइम में, अभी के टाइम में फ़िलहाल अभी के टाइम में एम्प्लॉय का जो शेयर है वो 0.75% है और एम्प्लॉयर का शेयर कितना है 3.25। ठीक है, एम्प्लॉयर का शेयर है 3.25 और एम्प्लॉय का शेयर है 0.75। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के टाइम में आपको एक बार जाके चेक कर लेना है कि कितना शेयर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द वेज लिमिट फॉर एम्प्लॉयज़ टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट के तहत कितना वेज लिमिट रखा गया है, कितने वेज लिमिट के वाले, कितने वेज वाले एम्प्लॉय इस एक्ट में कवर होते हैं। ठीक है, यह बात हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 15,000 पर मंथ, ऑप्शन बी 18,000, ऑप्शन सी 20,000 या ऑप्शन डी 21,000 पर मंथ। यहाँ पर लेटेस्ट अमेंडमेंट से पूछ रहा है, भी आपको याद रखना है। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 21,000 पर मंथ। ठीक है, 21,000 पर मंथ 1 जनवरी 2017 से है। 2017 में जो लास्ट अमेंडमेंट आया था, ठीक है, उस अमेंडमेंट के बाद 21,000 पर मंथ वेज लिमिट सेट कर दी गई है। इतना और इससे कम वाले ही इस एक्ट में एप्लीकेबल है। इस 21,000 से ज़्यादा सैलरी वाले, पर मंथ सैलरी वाले, वो इस एक्ट में कवर नहीं होते हैं, उनको अलग अलग एक्ट में कवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जिनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है, वुमेन के केस में बता रहा हूँ, उस वुमेन को अगर मैटरनिटी बेनिफिट लेना है तो उसे ESI एक्ट से मिलेगा। अगर 21,000 से ज़्यादा है या वो इस्टेब्लिशमेंट ये एक्ट के अंदर ही नहीं आता है, तब उस वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, ये भी आप इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो 21,000 पर मंथ है ये एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए क्या है, ये लिमिट कितनी है 25,000 है। ठीक है, 25,000 वेज लिमिट है डिसेबल पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ESI स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। जो ESI स्कीम है ये एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कहाँ तक, जहाँ 10 से और 10 से ज़्यादा होंगे, तो कैसी एस्टेब्लिशमेंट में। ऑप्शन ए शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट एंगेज इन इंश्योरेंस बिजनेस, या ऑप्शन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप डेफिनेशन फिर से याद करो एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका डेफिनेशन है एनी प्रीमाइसिस इंक्लूडिंग प्रेजेंट, एनी प्रीमाइसिस जहाँ 10 और मोर एम्प्लॉय वर्किंग हो प्रीसीडिंग किसी भी एक दिन पिछले 12 महीनों में, वो एस्टेब्लिशमेंट ESI एक्ट या स्कीम में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एनी एस्टेब्लिशमेंट। तो जब एनी एस्टेब्लिशमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती है, एक्सेप्ट माइंस और रेलवे शेड। तो माइंस और रेलवे शेड के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस एक्ट में कवर नहीं होता है, उसके लिए माइंस एक्ट है पहले से। ठीक है, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कवर होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ESI एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग डैश पर्सन। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक्ट में सीजनल और नॉन सीजनल का डिमार्केशन है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया हुआ है, अलग बताया गया है। तो आपको याद रखना है, चाहे सीजनल हो चाहे नॉन सीजनल हो, आंसर क्या होगा 10 और मोर पर्सन। जिस इस्टेब्लिशमेंट में 10 और 10% से ज़्यादा पर्सन किसी भी दिन पिछले 12 महीना में वर्किंग हो, वो इस्टेब्लिशमेंट ESI एक्ट में कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट इज। ESI एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर का शेयर कितना है, एम्प्लॉयर कितना शेयर कंट्रीब्यूट करेगा ESI एक्ट में। ऑप्शन ए 8.33, ऑप्शन बी, ये इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा पिछले क्वेश्चन से, लेकिन ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 4.75%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 4.75% अकॉर्डिंग टू ESI एक्ट 1948। ये आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू ESI एक्ट 1948। लेकिन आज के टाइम में, फिर मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आज के टाइम में, अभी के टाइम में क्या है, एम्प्लॉयर का शेयर का कंट्रीब्यूशन जो है उसको घटा के 3.25 कर दिया गया है। आप चेक कर लेना, चाहे आज का आर्टिकल है, पेपर में पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पेबल इज स्टेटेड इन। जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है वो गिवन में से कौन से एक्ट में आता है। तो पहला क्वेश्चन से ही आपको इसका आंसर मिल गया होगा।
क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये बेनिफिट था किस एक्ट का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का। ठीक है, इसका राइट आंसर तो मैं यहाँ पे दिख ही रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है ना वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट में भी कवर होता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट जो है उस एक्ट में भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग इस एक्ट के थ्रू एक स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू एक स्कीम लॉन्च हुई थी, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, आपको ये एक्ट याद लिख लेना है कहीं पे, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना के अकॉर्डिंग वो पर्सन जिसने 3 या 3 से ज़्यादा समय से, ठीक है, ज़्यादा टाइम से किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम किया, ठीक है, और वो इस्टेब्लिशमेंट क्या हो गई, बंद होने वाली हो, क्लोजर होने वाला है उस फैक्ट्री का, इस्टेब्लिशमेंट का, तब उसे क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा। कितना, 50% ऑफ वेज अप टू 2 ईयर, अप टू 2 ईयर, अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जो योजना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर आता है। ठीक है, उस योजना के अकॉर्डिंग। और क्या मिलेगा उसे, मेडिकल केयर भी मिलेगी, ईएसआई जो हॉस्पिटल है उसके थ्रू। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए भी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंडर ये बताया गया। ये 3 चीज़ें हैं कि पहली तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा कितना, 50% ऑफ वेज, सेकंड मेडिकल केयर मिलेगा ईएसआई हॉस्पिटल में, और थर्ड ट्रेनिंग के लिए भी बेनिफिट मिलेगा उसको। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग, ये किसके थ्रू मिल रहा है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। और ये योजना किस एक्ट से निकला है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में ये बताया भी गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट में भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात की गई है। वहाँ पे भी बताया गया कि 50% ऑफ एवरेज वेज, अगर 90 डे जॉबलेस रहा पर्सन तो उसको मिलेगा। ठीक है, पहले ये 25% था, जब कोविड आया तो कोविड के बाद अभी 25 से 50% कर दिया गया है। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है ना वो 2 स्कीम से मिलता है। एक तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, इससे तो मिलता ही है। इसके अलावा एक अटल बीमित विकास कल्याण योजना है, उस एक्ट से भी, उस स्कीम से भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये दोनों ही एक्ट को आपको याद रखना है कि ये दोनों ही एक्ट क्या कवर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कवर करते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपको एक्ट ना दे के ये स्कीम दे दे, ये योजना दे दे, और आपसे पूछ ले कि कौन सी स्कीम से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर। एक काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी आता है, जहाँ पे लेबर लॉ इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि जो वेलफेयर फैसिलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मिलता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मिलता है, उस फैसिलिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा वेजेंस, ऑप्शन सी इंट्रा मुरल फैसिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर आपको बताना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी। वो फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मिलती है उस फैसिलिटी को एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी कहते हैं, और जो अंदर मिलती है उसको इंट्रा मुरल फैसिलिटी कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा वेजेंस का मतलब तो फिजूल खर्ची होता है, तो ये कहीं से हुआ नहीं आंसर। एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी में कौन सी इसकी फैसिलिटी आती है, फॉर एग्जाम्पल हाउस अकोमोडेशन, ठीक है, और एजुकेशनल बेनिफिट उसके बच्चों के लिए, ये हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मुरल में आती है। और इंट्रा मुरल में क्या आती है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो लाइटिंग हो गया, क्रीचे हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सब, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, तो ये सब सारी फैसिलिटी इंट्रा मुरल फैसिलिटी कहलाती हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अच्छे से हमने डिस्कस भी किया। सारी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करके मैं सेट कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए ही, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उतनी मोटिवेशन आती है। असल में चैनल अभी नया है, लेकिन अगर आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।